तो आज हम लोग पी ब्लॉक को वन शॉर्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को हम पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। अब पी ब्लॉक का दो पार्ट है हमारे पास, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन वाला 11th में दिया है, तो ये वीडियो 11th पार्ट का ही है। इसके बाद हम अगली वीडियो में पार्ट टू जो है वो क्लास 12th में दिया है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा बोरॉन फैमिली, जिसको हम 13th ग्रुप भी बोलते हैं। 13th ग्रुप में हमारा बोरॉन फैमिली है। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। इसको याद करने का जो निमोनिक है वो ये है कि बाल गंगाधर इंडियम तिलक। बाल गंगाधर इंडियम तिलक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। ठीक है, साइज की बात करते हैं तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज करता है। मतलब बोरॉन का साइज सबसे कम होना चाहिए और थैलियम का साइज सबसे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ट्रेंड क्या होना चाहिए साइज का, या फिर हम रेडियस बोले तो थैलियम सबसे ज़्यादा, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम एंड बोरॉन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ क्या एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता है कि आपका जो गैलियम का साइज है वो एल्युमिनियम के साइज से कम होता है। मतलब एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ट्रेंड क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा थैलियम का, बिल्कुल सही, क्योंकि थैलियम सबसे नीचे है ग्रुप में। उसके बाद इंडियम का, फिर होना चाहिए गैलियम का, लेकिन हो जाता है एल्युमिनियम का, क्योंकि एल्युमिनियम का साइज बड़ा है गैलियम से, और फिर गैलियम और फिर बोरॉन। तो ये था हमारा ट्रेंड साइज का, या फिर एटॉमिक रेडियस कह लीजिए। अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP1। N इज इक्वल टू, N किसको हम बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल को, जिसमें S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और P वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू 2 से लेकर 7 तक वेरी करेगी। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बोरॉन का लिखना चाहते हैं, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें तो 1s2 2s2 2p1। आप देख लीजिए कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था NS2 NP1, वही यहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ N की वैल्यू 2 है और S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और P वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैसे ही एल्युमिनियम का अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिएगा, आउटर मोस्ट सेल में, तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का N की वैल्यू सेम है, तो हम ऐसे ही लिखे थे कि NS2 NP1। ऐसे ही आप बोरॉन के बाद एल्युमिनियम आ गया, फिर गैलियम का लिखेंगे तो 4s2 4p1 हो जाएगा, फिर ऐसे ही चलते जाएगा। तो ये था हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है कि जब हम बोरॉन से एल्युमिनियम आते हैं, बोरॉन से एल्युमिनियम आएंगे, फिर गैलियम आएंगे, फिर इंडियम आएंगे, फिर थैलियम आएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो होगा वो ये होगा। अब ये कैसे हुआ उसको समझते हैं। तो बोरॉन से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। लेकिन साइज में एल्युमिनियम का साइज ज़्यादा होता है गैलियम से, तो गैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा एल्युमिनियम से, क्योंकि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो गैलियम का साइज छोटा था एल्युमिनियम से, पीछे हम लोग पढ़े थे, तो एल्युमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा गैलियम से, मतलब गैलियम का ज़्यादा होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कि थैलियम और इंडियम में से होना चाहिए इंडियम का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि नीचे जाते टाइम हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है। लेकिन थैलियम का ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो इतना ज़्यादा होता है कि वो बोरॉन के नीचे जाके बैठ जाता है। मतलब एल्युमिनियम से भी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है थैलियम का। तो हमारा फाइनल ट्रेंड क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हमारा बोरॉन का, उसके बाद हमारा थैलियम का, फिर एल्युमिनियम और गैलियम में गैलियम का ज़्यादा, और फिर एल्युमिनियम का, और सबसे लास्ट में हमारा इंडियम का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करना चाहिए।
लेकिन होता क्या है कि जब हम बोरॉन से एल्युमिनियम आएंगे तो केवल हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहीं पे डिक्रीज करेगा, मतलब बोरॉन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा एल्युमिनियम से। लेकिन जैसे ही हम गैलियम, इंडियम, थैलियम के पास जाएंगे तो ये सारे डी ऑर्बिटल के बाद आते हैं। इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, इन तीनों में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा होगा तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बोरॉन से एल्युमिनियम तक जब हम आए तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा, फिर गैलियम से जब हम थैलियम आए तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, तो ये कारण भी हम लोग देख लिए। चलिए, तो इसमें हमारा सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन था, एल्युमिनियम था, क्योंकि बोरॉन से एल्युमिनियम आए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटा और फिर बढ़ गया। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरॉन फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, तो हमारा एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम एंड देन इंक्रीजेस। ठीक है, तो बोरॉन से गैलियम आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और फिर हमारा आगे बढ़ेगा। अब देखिए कि गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि किसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। आगे देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मतलब बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और सबसे लास्ट में जो है वो हमारा थैलियम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। अब देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो थैलियम को छोड़ के सारे एलिमेंट बोरॉन फैमिली के वो +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, शो करेंगे। लेकिन थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो भी इनर्ट पेयर के कारण। अब इनर्ट पेयर क्या है ये देख लीजिए। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि थैलियम को छोड़ के बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट हैं वो +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। थैलियम केवल और केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। रीजन क्या है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते किसको हैं, तो रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको समझिए, देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, अगर अभी हम देखें तो इसमें p वाला एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन अगर इसी को हम ग्राउंड स्टेट में, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, ये तो ग्राउंड स्टेट था ही, तो एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो 1s2 2s1 और 2p2 कर दिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन s में से निकाल के p में कर दिए। तो अब अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, s में एक इलेक्ट्रॉन और फिर 1 2 3 यहाँ, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हो गए, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3। ठीक है, तो फिर हमारा क्या हुआ कि S में से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल लिए तो P वाले में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और अब हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम में से भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी से मुश्किल होगी। फिर एल्युमिनियम के नीचे आए तो गैलियम है, इंडियम है, इन दोनों से में से और ज़्यादा मुश्किल से हमारा एस वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। लेकिन जो थैलियम है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो केवल और केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करता है, क्योंकि थैलियम केवल और केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि उसमें से एस वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और बोरॉन तो काफ़ी आसानी से हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैलियम का सबसे ज़्यादा और बोरॉन का सबसे कम होगा। अब देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, तो बोरॉन जो है वो अनरिएक्टिव होता है इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, लेकिन एल्युमिनियम रिएक्ट करता है एयर के साथ, और वो रिएक्ट करके एक ऐसा ऑक्साइड अपने सरफेस पे फॉर्म कर लेता है कि फर्दर उसका रिएक्शन ना हो और वो अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यही सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट, अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कालीज।
तो बोरॉन फैमिली में कौन कौन से रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और अल्कलीज के साथ देखिए। तो सबसे पहला है कि हमारा बोरॉन रिएक्ट नहीं करता एसिड और अल्कलीज के साथ, लेकिन एल्युमिनियम करता है। और वो कैसे करता है वो देखिए कि एल्युमिनियम अगर हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा डाईहाइड्रोजन और साथ में क्लोरीन फॉर्म होता है, और साथ में इस एल्युमिनियम का हमारा ऑक्सीडेशन भी होता है, ठीक है। दूसरा कि अगर अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से ट्रीट किए तो हमारा ये फॉर्म हो जाता है, और साथ में वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ठीक है। जो हम एल्युमिनियम को अल्कलीज से ट्रीट किए तो हमारा टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट फॉर्म हुआ, जिसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हैलोजन, तो जितने भी एलिमेंट है बोरॉन फैमिली के जब वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो ट्राई हैलाइड फॉर्म करेंगे एक्सेप्ट टीएल। और क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये ऐसा फॉर्म करता है TlX3, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, जो कि इसका स्टेबिलिटी को शो नहीं करेगा, क्योंकि +3 में थैलियम स्टेबल ही नहीं होता है, ये तो +1 में स्टेबल होता है, इसीलिए ये नहीं फॉर्म करता है ट्राई हैलाइड, ठीक है। तो थैलियम विल नॉट फॉर्म ट्राई हैलाइड बिकॉज इट विल नॉट स्टेबल। आगे अब देखिए कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, तो हमारा जो बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है वो ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बेसिक कौन है, एम्पोथेरिक कौन है और एसिडिक कौन है। तो देखिए इस साइड हम ऑक्साइड लिखें, इस साइड हाइड्रोक्साइड लिखें सबके लिए, ठीक है। तो बोरॉन का ऑक्साइड वाला पार्ट हो या हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट हो एसिडिक फॉर्म करेगा, एसिडिक नेचर का होगा। इंडियम और थैलियम का ऑक्साइड वाला पार्ट हो या फिर हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट हो वो बेसिक शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। और तीसरा एल्युमिनियम और गैलियम का जो भी ऑक्साइड हो या फिर हाइड्रोक्साइड हो वो हमारा एम्पोथेरिक नेचर का होगा। अब देखिए हैलाइड्स की बात करते हैं। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो लेविस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हमारा लेविस एसिड मतलब साइज इंक्रीज करेगा तो लेविस एसिड कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ लेविस एसिड कैरेक्टर, पिछले स्लाइड पे हम लोगों ने एलिमेंट को चेंज किया था। हमारा जो ग्रुप मतलब एक्स जो था हेलो ग्रुप का कोई भी सेम ही एलिमेंट था, यहाँ पे एक्स को या तो फ्लोरीन हो तो सबके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन है तो सबके साथ क्लोरीन। लेकिन इस टाइम पे हम अपने एलिमेंट इसको चेंज कर रहे हैं, आयोडीन है, कभी ब्रोमीन है, कभी क्लोरीन है, कभी फ्लोरीन है। तो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, आयोडीन वाले का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, तो बोरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरॉन ट्राईऑक्साइड। इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं, तो जब हम बोरॉन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो बोरॉन ट्राईऑक्साइड फॉर्म होगा। दूसरा है कि ऑर्थोबोरिक एसिड को आप हीट कर सकते हैं, H3BO3 को क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को लिखने का एक और तरीका है BOH3, ये B है, ठीक है। हाँ, तो ऑर्थोबोरिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो हमारा बोरॉन ट्राईऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए कि सुहागा ये एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसको हम बोरैक्स भी बोलते हैं, टिनकल भी बोलते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, और उसका जनरल फार्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो बोरैक्स जो है जब हम डिजॉल्व करते हैं अल्कालाइन डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारा फॉर्म करता है एक अल्कालाइन सॉल्यूशन। देखिए Na2B4O7 को वाटर में डिजॉल्व किए तो हमारा ये अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, और ऑर्थोबोरिक एसिड भी, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड भी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि ऑन हीटिंग इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, मतलब सुहागा या फिर टिनकल या फिर बोरैक्स उसको अगर हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। देखिए यहाँ पे वाटर था, इसको वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिया, और फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, एक सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म करेगा और दूसरा बोरिक एनहाइड्राइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा डबल टाइम सेटिंग कौन सा दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो एक सोडियम मेटाबोरेट और दूसरा हमारा बोरिक एनहाइड्राइड। अब देखिए डाइबोरेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइबोरेन में जितने भी बोरेन एटम होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
डाइबोरेन के से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इनमें ये जरूर पूछा जा सकता है कि बोरॉन एटम जो है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब देखिए कि बोरॉन का जो हमारा यहाँ पे फिगर है इसमें हम लोगों को काफ़ी चीज़ें समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देख ली कि हमारा जितना भी बोरॉन वाला पार्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर में देखिए तो हमारे पास 4 टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन किसको बोलते हैं? तो इसको टर्मिनल कार्बन, ये है आपका टर्मिनल कार्बन, और ये है, और ये टर्मिनल कार्बन है। ठीक है, जिसमें से 2 हमारा ब्रिज कार्बन है। ब्रिज कार्बन ये ऊपर वाला ये, और फिर ये, और इसमें हमारा 2 BHB बॉन्ड है। एक ये वाला पार्ट BHB और दूसरा ये वाला पार्ट। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है कि BHB वाला पार्ट 2 है, 4 ब्रिज सॉरी 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, और 2 हमारा ब्रिज हाइड्रोजन है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है B2H6 होती है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं वो देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले कि अगर हम इसको ट्रीट करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ट्राइब्रोलोफ्लोराइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करें तो हमारा डाइबोरेन फॉर्म हो जाता है। दूसरा कि लेबोरेटरी मेथड में हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप आयोडीन से ट्रीट करिए तो हमारा डाइबोरेन फॉर्म होगा। तीसरा इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो BF3 को सोडियम हाइड्राइड से ट्रीट करिए तो आपका डाइबोरेन फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि B2H6 को मतलब डाइबोरेन को आप वाटर से ट्रीट कराइएगा तो आपका क्या बनाएगा, BOH होल थ्राइस्टेट, जिसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं, और साथ में डाइहाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होगा। फिर B2H6 को Me3N से, Me क्या है आपका, ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना, Me क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक, अगला है कि इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा BH3.CO बनाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं यहाँ से उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि B2H6 को अगर हम एक्सेस NH3 से ट्रीट कराएं, एक्सेस NH3 से, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब हमारा एक्सेस NH3 होगा तब। पॉइंट नंबर 2 कि अगर हम B2H6 को फिर से NH3 से ट्रीट कराएं और 2:1 रेशियो में, मतलब 2 मोल NH3 का हो और 1 मोल B2H6 का हो, तो हमारा B3N3H6 फॉर्म होगा, जिसको हम बोराजाइन भी बोलते हैं। और तीसरा है कि B2H6 को अगर हम NH3 से ट्रीट करें और वो भी एक्सेस NH3 हो और साथ में हाई टेम्परेचर हो, ऊपर वाले में केवल और केवल एक्सेस NH3 था, लेकिन यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर भी है, तो हमारा बोरॉन नाइट्राइड फॉर्म होता है, BN बोरॉन नाइट्राइड। तो बोरॉन नाइट्राइड कब फॉर्म होगा, एक्सेस NH3 और साथ में हाई टेम्परेचर भी हो। ठीक है, 2:1 रेशियो अगर हम NH3 और B2H6 मतलब डाइबोरेन का लें तो हमारा बोराजाइन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग 14th ग्रुप को पढ़ेंगे। 14th ग्रुप को हम कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होता है, जिसको याद करने का निमोनिक है काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती। ठीक है, जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बचपन से सीखते आ रहे हैं, साइज इंक्रीज करेगा। आगे देखते हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 है, मतलब N क्या है, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s2, 2p6 नहीं होगा, 2p2 होगा ये। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप अगले एलिमेंट का भी लिखेंगे तो सिलिकॉन में भी वैसे ही लास्ट में 3s2 और फिर 3p2 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं लिख के। अब देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी, तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, लेकिन शंकर पार्वती में पार्वती का ज़्यादा हो जाता है और शंकर का आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है। तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम होना चाहिए था शंकर का पहले, लेकिन हो जाता किसका है, बाद में शंकर का, और पार्वती का पहले, मतलब लेडीज फर्स्ट हो जाती हैं यहाँ। ठीक, इससे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेड को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 14th ग्रुप के
+2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और लेड जो है वो केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कारण वही है जो हम लोग पहले 13th ग्रुप में पढ़े हैं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि देखिए कार्बन का अगर हम ग्राउंड स्टेट में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा ही। अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन हम S वाले में से निकाल के इस पोजीशन पे पहुंचा देंगे, तो अब मेरे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन सिलिकॉन में जब यही कहानी हम करने जाएंगे तो हमारा थोड़ा सी मुश्किल होगी S वाले में से इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का हम लिखे तो 3s2 3p2 होता है। अभी इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ग्राउंड में, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकाल दे तो ये +3 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने में हमारी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ेंगी। बट एनी हाउ हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। फिर सिलिकॉन के नीचे आएंगे तो जर्मेनियम है, फिर टिन है, तो उन दोनों में से भी कैसे भी करके हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं मुश्किल से। लेकिन लेड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, मतलब लेड केवल और केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो सबसे आसानी से हम ऊपर में से मतलब कार्बन से निकालेंगे, फिर सिलिकॉन से, जैसे जैसे नीचे आएंगे मुश्किलें बढ़ते जाएंगी, और अंत में हमारा लेड जो है वो नहीं देता है इलेक्ट्रॉन। सो मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम 14th ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा था, नीचे आते आते मुश्किलें बढ़ रही थी, और अंत में मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया। आगे देखिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। तो जितने भी एलिमेंट हैं ये फॉर्म करते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड 14th ग्रुप के। एक मोनोऑक्साइड, देख लीजिए मोनोऑक्साइड है CaO SiO GeO SnO PbO, और दूसरा डाइऑक्साइड जैसे CO2 SiO2 GO2 SnO2 एंड PbO2। ठीक है, ये सिंपल बात है। अब देखिए इनमें से, इन ऑक्साइड्स में से या फिर डाइऑक्साइड्स में से कौन से, जनरली हम डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कौन से एसिडिक नेचर के हैं और कौन से एम्पोथेरिक के हैं। तो देखिए शंकर पार्वती दोनों साथ में हैं, और साथ में है मतलब वो एम्पोथेरिक ऑक्साइड शो करेंगे। ठीक है, शंकर पार्वती एम्पोथेरिक मतलब SnO2 और PbO2 दोनों एम्पोथेरिक ऑक्साइड होगा, और कार्बन सिलिकॉन और जो हमारा ये तीनों है, ये तीनों हमारा एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और लेड रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ। जो हमारा SN है, टीन जो है वो हमारा, वो स्टीम मतलब कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है, और SnO2 मतलब डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ में डाइहाइड्रोजन। अब देखिए कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो जैसे जैसे हम ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा, मतलब जिसका साइज सबसे कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। और यहाँ पे हम एक्स सब जगह सेम रख रहे हैं, मतलब वा तो वो हेलो ग्रुप का कोई फ्लोरीन हो जाए, या फिर कोई क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन, सेम रहना चाहिए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी में। ठीक है, सेम है तब ये ट्रेंड है, मतलब कार्बन सबसे पहले, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर SN, फिर PB। वैसे ही अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब हम हेलो ग्रुप के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें भी टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, साइज इंक्रीजेज तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ये 14th ग्रुप के लिए याद कर लीजिएगा कि साइज अगर इंक्रीज करेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले डायमंड के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट है। तो सबसे पहला है कि डायमंड में हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक कार्बन अगले 4 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब एवरी कार्बन इज कनेक्टेड टू नेक्स्ट 4 कार्बन। ठीक है, आगे देखिए, डायमंड को हम कटर्स में भी यूज़ करते हैं उसके मेकिंग में, तो डायमंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग कटर्स। ठीक है, अब डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए, डायमंड का आप स्ट्रक्चर देखिए, तो एवरी कार्बन, ये एक कार्बन है, ये अगले 4 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3 4। फिर मान लीजिए इस कार्बन को भी देखते हैं, तो एक कार्बन ये नीचे कनेक्टेड, एक इधर, ये एक इधर और एक इधर, तो एवरी कार्बन इज कनेक्टेड फ्रॉम 4 कार्बन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
इसकी एवरी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए तो sp3 होता ही है। और फिर ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और इन दोनों के बीच में देख लीजिए 154 pm है, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट में भी पहले क्वेश्चन ओरिएंटेड पार्ट देख लेते हैं, जो पूछा जाता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2। अब ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको भी ध्यान रखना है। तीसरा कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, ये पूछा जा सकता है कि डायमंड को या फिर ग्रेफाइट को या फिर फ्लोरीन को या फिर किसको हम एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तो हमारा ग्रेफाइट है। चौथा पॉइंट ये है कि ग्रेफाइट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है डायमंड के कंपेरिजन में, ठीक है। अब देखिए कि ग्रेफाइट का हमारा ये पूरा पार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हर एक कार्बन अगले 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 1 2 3। इस कार्बन की अगर हम बात करिए, एक और कार्बन देखते हैं, इस कार्बन को देखते हैं, तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड, एक इधर और एक इधर और एक ये नीचे। तो एवरी कार्बन इज कनेक्टेड नेक्स्ट टू 3 कार्बन, ठीक है। अब फ्लोरीन जिसको हम C60 के भी नाम से जानते हैं, तो इस sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्लोरीन में 20 हेक्सागोनल रिंग होते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग होते हैं। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो नीट हो या फिर जेई, कि फ्लोरीन में कितने नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग, कितने नंबर ऑफ पेंटागोनल रिंग, तो 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल रिंग होते हैं। ये हमारा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन वाला जो भी पार्ट था उसको हम लोगों ने पीछे समझ लिया। अब देखिए कि सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन सिलिकॉन, तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं तो वो CO2 बनाता है। कार्बन को जब हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमारा CO+H2 बनता है, और इसी को हम सिन गैस या फिर वाटर गैस बोलते हैं। कार्बन को जब हम वाटर से ट्रीट किए तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, जिसको हम सिन गैस और वाटर गैस बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से और साथ में N2 से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में डाई नाइट्रोजन फॉर्म होता है, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस दोनों याद रखिएगा। अब देखिए कि सिलिकॉन्स, तो सिलिकॉन्स का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, क्लोराइड से। RCl मतलब क्या, कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल हैलाइड बोलिए या फिर अल्काइल क्लोराइड बोलिए। तो इसको हम सिलिकॉन से ट्रीट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ Cu, तो हमारा R2SiCl2 फॉर्म होता है, और इस R2SiCl2 का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये X और ये Y पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। तो पहले देखिए RCl को Si से ट्रीट कराएं तो R2SiCl2 फॉर्म हुआ, और इस R2SiCl2 को जब हम वाटर से ट्रीट किए तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कि सिलिकेट्स, तो सिलिकॉन एटम, सिलिकेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन एटम जो है वो बॉन्डेड होता है 4 ऑक्सीजन एटम से। फिगर देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी को। तो सिलिकॉन एटम जो है सिलिकेट्स में वो अगले 4 ऑक्सीजन एटम से बंधा रहता है। सिलिकॉन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की सिलिकेट्स में बात करें तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है और ये अगले 1 2 3 4 से बंधे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था 3D था। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 2D बनाया, जहाँ सिलिकॉन को हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, सिलिकॉन है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखिएगा तो एक इधर 2 ऑक्सीजन एटम और एक ऊपर तो हमको दिख रहा है, लेकिन ये चौथा वाला अगर आप इस साइड से देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे बीच में बना दिए। तो ये 3D स्ट्रक्चर था, ये 2D स्ट्रक्चर था। एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, जहाँ डॉट सिलिकॉन को डिनोट कर रहा है, ये बीच वाला ऑक्सीजन एटम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। O- चारों पे होगा, ठीक है। तो सिलिकॉन में यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है।